सर जय हिंद। सूबेदार मेजर सी आर आर्या सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश साहब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। ओके, अब मेरा जो सवाल था कि एमएसपी को लेकर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेशक एमएचए के अंदर है, लेकिन जो ऑपरेशनल है वो आपका एमओडी के पास है। और ये जो अलाउंस मिलता है एमएसपी, ये कहीं ना कहीं एमओडी के लिए, आपको ऑपरेशंस के लिए ही इंडियन आर्मी को मिलता है। तो ये अगर ऑपरेशन भी असम राइफल का एमओडी के अंदर है, तो क्या इसके बारे में विचार हो रहा है? सेना मेडल मिलना शुरू हो चुका है, क्या हम उम्मीद करें लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर जिस प्रकार की पहल कर रहे हैं? और सोशल मीडिया पर एक खबर और आई कि एमएसपी की जगह एआरएसपी जो है वो असम राइफल को लागू हो सकती है। कितनी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, कितनी उम्मीद हम करें कि आने वाले वक्त में एमएसपी या एआरएसपी कुछ तो असम राइफल को मिले जो इंडियन आर्मी को मिलता है ऑपरेशंस के लिए? सर बहुत बढ़िया सवाल राजेश साहब, बहुत बढ़िया सवाल किया। फर्स्ट में मैं लखेड़ा साहब, जनरल लखेड़ा साहब के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जैसे आपने बोला कि सेना मेडल शुरू हो चुका है। राजेश साहब, आप फौज में बैठे हैं, आप हर चीज जानते हैं। सपोज कीजिए हम एम्बुश कर रहे हैं, पेट्रोल कर रहे हैं या कहीं पर रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है क्या कैसी टोली बनानी पड़ती है, कौन जो है एम्बुश कर रहे हैं, कौन एम्बुश पार्टी में, फायरिंग पार्टी में बैठेगा, कौन रिजर्व में बैठेगा, कौन स्टॉप्स का काम करेगा, कौन क्या क्या ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कौन क्या क्या भूमिका निभाएगा, ये अकेला आदमी नहीं कर सकता है। ये ज्वाइंट मतलब एक पूरा ग्रुप का काम होता है इस ऑपरेशन को अंजाम देना। अब इस ऑपरेशन में सपोज कीजिए आप परशूट कर रहे हैं, विद्रोही का पीछा कर रहे हैं, उग्रवादी का पीछा कर रहे हैं, दुश्मन का पीछा कर रहे हैं। पीछा करते करते एक जवान दुश्मन को किल कर देता है। किल करने के बाद जो है ऑपरेशन सक्सेस होता है। सक्सेस होने के बाद अनाउंस गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस होते हैं। उसमें आर्मी का अफसर हमें लीड कर रहा होता है, उसके लिए होता है सेना मेडल। असम राइफल का जवान जो होता है उसके लिए कुछ भी नहीं था। तो इसमें हमारे जवान मॉरल बहुत डाउन था। ऑपरेशन जो है वो पूरी टोली का काम उसको सक्सेस करने का होता है। अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, ये कहावत है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, वो चाहे ऑफिसर हो, चाहे जेसी हो, चाहे जवान हो, सब मिलजुल करके ऑपरेशन को सक्सेस बनाने में अपनी पूरी भागीदारी देते हैं, तब ऑपरेशन में सक्सेस मिलती है। अब एक तो ये चीजें, इन पर इतनी विसंगतियां थी, जिसको जनरल लखेड़ा साहब ने आज 2022 से 2025 तक हमारे जवान इस अवार्ड से वंचित रहे थे, सेना मेडल से। आज मैं जनरल लखेड़ा साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो है इस सेना मेडल को रिस्टोर करके हमारे जवानों का मॉरल बहुत हाई किया है। उन्होंने और भी काम किए हैं, बहुत काम किए हैं साहब उन्होंने। पेंशन आते समय एक रिटायरमेंट सेरेमनी होती थी पहले, लेकिन बीच में बंद कर दी गई थी। मगर जब जनरल लखेड़ा साहब आए, उन्होंने उसको दोबारा शुरू किया। इस सेरेमनी को उन्होंने दोबारा शुरू किया। जवानों के साथ उठना बैठना, उनके साथ चाय पीना, उनके साथ खाना खाना, उनको संबोधन करना, उनसे हाथ मिलाना, गले मिलना, ये तमाम चीजें जब आज हम वीडियोज में देखते हैं तो राजेश साहब हमें बहुत खुशी होती है। तो मैं जनरल लखेड़ा साहब को इसके लिए जो है सीआरआर सर, मैं सीआरआर सर बीच में आपको टोक रहा हूं, और मैं कई बार वीडियो बनाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर कर रहे हैं ना, यहाँ पर इंडियन आर्मी में जो हमारे कमांडेंट हैं, सेंटर कमांडेंट हैं, उनको भी ये सीखने की जरूरत है कि जब जवान 24 साल 30 साल नौकरी करके जाता है ना, तो एक खाली उसको एक हाथ में कागज पकड़ा दिए जाते हैं और उसे घर भेज दिया जाता है। अब जो एआर में जिस प्रकार से जवानों की विदाई होती है, ये तमाम जो रेजिमेंट के सेंटर हैं, वहां पर हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी के अंदर भी उनके कामों को एट द एंड लास्ट टाइम पे अप्रिशिएट किया जाए। बेशक उनकी फैमिली को वहां पे बुलाया जाए, ये बहुत अच्छा होगा। तमाम यूनिट्स में इसको फॉलो किया जाना चाहिए, जो जिस प्रकार से लखेड़ा सर ने पहल की है। हम तो ये चाहते हैं, मैं इसकी हमेशा तारीफ करता हूं लखेड़ा साहब की। साहब, जनरल लखेड़ा साहब से मैं पर्सनली मिला हूं, 1 घंटा मैंने उनसे बातचीत की है। उस 1 घंटे की बातचीत में उनसे मैंने कई सवाल जवाब हुए, हमारे कई बातें हुई। मैं उनके हेडक्वार्टर में डीजीआर शिलोंग में जाकर के उनके ऑफिस में गया, उनके साथ बैठा, चाय पी, नाश्ता किया, उनसे मैंने बहुत वार्तालाप किया। ये तो जब उन्होंने शुरू में टेक ओवर किया था, तो उस समय उन्होंने मेरे से बोला था कि आर्या साहब, मैं असम राइफल के लिए
जितना हो सकेगा मैं अच्छा करूंगा, यदि मैं अच्छा नहीं कर सका तो बुरा भी नहीं करूंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं साहब किसी किसी खैर चलो ठीक है। हमारे जो सुप्रीम जो लीडर है, हमारे सुप्रीम जो हमारे ऑफिसर होते हैं वो डीजी होते हैं। हर डीजी एक जैसे नहीं होते हैं। पहले एक डीजी हुआ करते थे जनरल सुशील कुमार 2000 मुझे लगभग 1980 79-80 की बात बता रहा हूं मैं ये। तब से लेकर के आज मेरे को दूसरे अफसर ऐसे दिख रहे हैं जनरल लखेरा साहब जिनसे मैं उम्मीद कर सकता हूं। मैं अपने जवानों को भी, अपने जितने भी वेटरन्स हैं, जब मैं उनको कभी संबोधित करता हूं, कभी बातें करता हूं, तो मैं उनको यही कहता हूं। बेशक बहुत सारे जवान बोलते हैं कि साहब जनरल लखेरा साहब हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, वो भी तो आर्मी से हैं, उनके ऊपर दबाव होगा, ऊपर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से दबाव होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम से दबाव होगा, वो नहीं करेंगे। आप क्यों इतना मतलब एक्सपेक्टेशन जो है उनसे रख रहे हो? ऐसे में से बहुत जवान बोलते हैं। तो मैं उनको जवाब देता हूं, नहीं, जनरल लखेरा साहब वो बहुत ही मतलब एक काबिल अफसर है। उनकी दूरदृष्टि जो है बहुत दूर तक जाती है। मैं उनके साथ रह चुका हूं, बातचीत कर चुका हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो वो जगह जगह जाते हैं, जो हमारे एक्समैनों की जो रैलीज हैं उनको संबोधित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो मैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी वो करेंगे, करने की मतलब हम उम्मीद रखते हैं। मैं तो सिर्फ यही कहता हूं साहब, वो हमारे लिए, हमारे असम राइफल को वो एमओडी में रख दे। ये दोहरा नियंत्रण जो है, खैर ये तो बहुत बड़ा पेचीदा मामला है। मैं ये भी जानता हूं ये अकेला जनरल लखेरा साहब नहीं कर सकते हैं। ये बहुत मतलब उससे भी ऊंचे दर्जे के जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और पीएमओ में, एनएसए वगैरह वगैरह, ये तमाम ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बनता है। तो हम इस चीज को समझते हैं। लेकिन मैं जनरल लखेरा साहब से यही बोलता हूं कि साहब हमें जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो ये हमारी डिमांड है, इसे एटलीस्ट इसको पूरा कर दीजिए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो जनरल लखेरा साहब जो है इन तमाम मामलों में साहब बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं, बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं और मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ साहब, बहुत खुश हूँ साहब। जितनी आपकी आकांक्षाएं होती हैं, जितनी आपकी अभिलाषाएं होती हैं, उसे तो भगवान भी पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जितना हो सके वो अपनी तरफ से जरूर कोशिश करेंगे, ये मुझे आशा है और मैं भरोसा करता हूं जनरल लखेरा साहब के ऊपर में साहब। बिल्कुल सर, और ये इंडियन आर्मी को भी सीखने की जरूरत है लखेड़ा साहब से और असम राइफल की इस पहल से कि जाते वक्त जो सोल्जर जा रहे हैं अपनी सर्विस पूरी करके, उनको एक बार ऑनर किया जाए, उनकी एक बार तारीफ की जाए, परिवार के सामने बताया जाए कि कितना सेक्रीफाइस उन्होंने किया है। एक सवाल और, आपने बीच में एमओडी को लेकर बात कही, क्या पॉसिबिलिटी सीआर आर्या सर देख रहे हैं? कितनी पॉसिबिलिटी आज आपको लगती है कि असम राइफल एमओडी का हिस्सा इन फ्यूचर बन सकती है? जिस प्रकार से अरेवा जो है संघर्ष कर रही है, आज बेशक पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या हम उम्मीद करें, कोई उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है घने काले बादलों के बीच कि एक वक्त ऐसा आएगा जब असम राइफल एमओडी में ही होगी, इंडियन आर्मी का हिस्सा होगी? ये जरूर होगा राजेश साहब, ये जरूर होगा, एक वक्त जरूर आएगा, देर सवेर जब भी आएगा आएगा। लेकिन हम चाहते हैं इसको तुरंत ये हो जाए। जो हम शुरू, मैं 1978 का भर्ती हूं, मैं 1978 से लेकर के 86 तक की कहानी में बता रहा हूं। हमारे तमाम चीजें आर्मी की तर्ज पर उपलब्ध थी। हमें जो है राशन पानी आर्मी से सप्लाई कोर से मिलता था, सामान साजो सामान ऑर्डिनेंस कोर से मिलता था। हमारे पास में आर्मी एजुकेशन कोर के टीचर आते थे। हमारे पास में आरटी के अफसर जो है अटैच आते थे, जो एफओ की ड्यूटी करते हैं वो आते थे, इंजीनियर अफसर आते थे। उसके बाद जो है हमारे पास में जितने भी जो भी अटैचमेंट जो इन्फेंट्री यूनिट में आज मतलब कोरों से जितने भी महकमा अटैच होकर के आते हैं वो हमारा भी था। लेकिन आज सिर्फ एक आरएमओ को छोड़ करके बाकी सब ये बंद कर दिया गया जी। ढांचे में ढालना शुरू हो गया था और वो मतलब अभी तक वो चल रहा है। लेकिन अब मैं आशा करता हूं कि जो भी ये चीजें थी अब ये दोबारा शुरू होगा। यदि हम एमओडी के अंदर आ गए, एमओडी के अंदर आने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चाहे हमें
हमें डीजी साहब के पास जाना पड़े, चाहे पीएमओ में जाना पड़े, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, चाहे जंतर मंतर, चाहे रामलीला ग्राउंड, जहां भी हमें जाना है हम जाएंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे और मुझे आशा है कि एक न एक दिन हमें न्याय मिलेगा। लेकिन एक कहावत है राजेश साहब, अंग्रेजी में एक कहावत बोलते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान है।